गुजरात के सूरत में कुछ लोगों ने एक रेस्टोरेंट में खूब तोड़फोड़ की। झगड़े की वजह निजी रंजिश बताई जा रही है, जिसके लिए करीब 6 गाड़ियों में बैठकर दर्जनों लोग दोपहर के वक्त रेस्टोरेंट पर पहुंच गए और रेस्टोरेंट पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। एक होटल की पहली मंजिल पर बने रेस्टोरेंट की दीवारें शीशे की थी। हमलावरों की भीड़ शीशों पर पत्थर फेंकती रही और शीशों के टूटने की आवाजें आती रहीं। हमला करने वालों के सिर पर ऐसा भूत सवार था कि शीशे बुरी तरह तोड़ने के बाद उन्होंने डंडे हाथों में ले लिए। कुछ लड़कों के हाथों में तो क्रिकेट बैट भी दिखे। होटल के बाहर जो भी सामान दिखा उन्होंने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट की सूरत किसी कबाड़ खाने जैसी हो गई। केवल शीशे ही नहीं, अंदर रखा सामान और फर्नीचर भी टूटकर इधर उधर बिखरा दिखाई दिया। पुलिस घटना की जांच में लगी है और वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। सौभाग्य की बात है कि होटल और रेस्टोरेंट में मुफ्तखोरी करने वाले उत्पात मचाते हैं। यहाँ पर उल्टी सीधी डिमांड पूरी न होने पर कुछ दबंगों का दिमाग खराब हो जाता है और सूरत के होटल में तोड़फोड़ की वजह भी कुछ ऐसी ही मानी जाती है, क्योंकि वहां 2 दिन पहले एक युवक ने रूम मांगा था और मना करने पर होटल मालिक को धमकी देकर चला गया था। इसलिए पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए दोनों घटनाओं का कनेक्शन ढूंढ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा, जिसके विरोध में एनसीपी सड़कों पर आ गई। अनिल देशमुख के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच करते हुए ईडी ने उनके नागपुर के घर पर रेड की, जिससे एनसीपी कार्यकर्ताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने नागपुर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में सड़क पर जंग छेड़ दी। ये लोग इतने गुस्से में थे कि पुलिस के लिए उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया। नारे लगाने वाले इन लोगों को हिरासत में लेते समय पुलिस वालों के पसीने छूट गए। उन्हें एक एक कार्यकर्ता को अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। विरोध के बीच ईडी ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और अनिल देशमुख के नागपुर के घर के बाहर गहमा-गहमी नजर आई। लेकिन शिवसेना को इस कार्रवाई के पीछे सियासी साजिश दिखी। जिस प्रकार के केसेस में आज ये जांच एजेंसी को ढकेला जाता है, ये पूरी राजनीतिक मामला मुझे लगता है सब। जबकि बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए अनिल देशमुख पर हमले तेज कर दिए। अनिल देशमुख के घर पे आज छापे हैं, लेकिन आने वाले कल के दिनों में वो जेल में भी जाएंगे। इस बीच अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर लाया गया। इससे पहले अनिल देशमुख के सचिव संजीव पलांडे को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। यही नहीं, उनके करीबी कहे जाने वाले सागर नाम के शख्स पर भी शिकंजा कसा और नागपुर के उसके ठिकाने पर रेड की गई। खबर है कि सागर अनिल देशमुख का सबसे बड़ा राजदार था और उसकी 3 दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं, जिनमें वो खुद डायरेक्टर। यही नहीं, उसकी कोलकाता में भी बहुत जायदाद है। ईडी ने उसके इन्हीं में कई ठिकानों पर छापा मारा, जबकि अनिल देशमुख के नागपुर के घर के अलावा मुंबई के वर्ली के घर पर भी रेड डाली गई। सौभाग्य की एक बात यह कि मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अनिल देशमुख पर रेस्टोरेंट और बार से 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगे थे, जिसकी वजह से उनको गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और अब ईडी ने उसी मामले में दूसरी बार अनिल देशमुख के घर और दफ्तर पर छापा मारा, जिसे एनसीपी और शिवसेना ने राजनीति से प्रेरित बताया। खबर है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए एक प्लान तैयार किया है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यूपी में दर्ज 5000 से ज्यादा मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। बताया गया कि ये सभी मामले समाजवादी पार्टी और बीएसपी शासन के दौरान दर्ज किए गए थे, लेकिन सिर्फ वैसे ही केस वापस लेने की तैयारी है जो राजनीतिक आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन से जुड़े हैं। इसके अलावा सभी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने इलाकों में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करें। जो गलत मुकदमे होते हैं तो हमेशा उसके खिलाफ उसको नहीं लगना चाहिए था, ये हम लोग कहते आए हैं। यूपी के बरेली में एक झकझोर देने वाली घटना हुई जब एक बैंक के गार्ड ने बैंक में ग्राहक को गोली मार दी। रेलवे कर्मचारी राकेश किसी काम से बैंक आया था, लेकिन चेहरे पर मास्क लगाने की वजह से उसकी सिक्योरिटी गार्ड से बहस हो गई, जिसका अंजाम यह हुआ कि गार्ड ने राजेश को गोली मार दी। खून से लथपथ हालत में राजेश बैंक में फर्श पर गिरा हुआ दिखा और उसकी पत्नी गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड से गोली चलाने की वजह पूछती रही। पूरे बैंक में बदहवासी का सा माहौल बन गया और घायल राजेश की पत्नी की चीखें गूंजती रही। गोली चलाने वाला गार्ड राजेश के पास ही खड़ा रहा, लेकिन करहाते राजेश को देखने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा। तुम जेल जाओगे, पता है तुम्हें? कोई बात नहीं, जेल जाएंगे, ये भी जेल जाएंगे ना। फर्श पर गिरे राजेश की सांसें उखड़ती देख बैंक के कर्मचारियों के भी हाथ पांव फूलने लगे। ये सब कर लेना, लेकिन पहले जिसके बाद राजेश को अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई शुरू हुई।
हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन राजेश की पत्नी और घटना की चश्मदीद प्रियंका के मुताबिक अपने बैंक खाते की पासबुक अपडेट करवाने के लिए राजेश अपनी पत्नी के साथ बैंक पहुंचे थे, लेकिन मास्क न लगाने के कारण उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने से रोक दिया। राजेश बैंक से अपने घर लौट गए और मास्क लगाकर फिर बैंक पहुंचे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने एक बार फिर उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया और बताया कि बैंक कर्मचारियों का लंच का समय चल रहा है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हुई और राजेश ने सिक्योरिटी गार्ड को धक्का देकर बैंक में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद गुस्साए सिक्योरिटी गार्ड ने राजेश पर गोली चला दी और गोली राजेश की जांघ पर लगी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। घायल राजेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन गोली चलाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो गार्ड है जिसने ऐसा किया है उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। राजेश की पत्नी के मुताबिक झड़प की शुरुआत सिक्योरिटी गार्ड ने की। गार्ड धक्का दे दिया तो इन्होंने कह दिया कि मतलब हमें अंदर जाने को, इतने गार्ड ने गोली मार दी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि रेलवे कर्मचारियों की एसोसिएशन भी घटना के विरोध में एकजुट हो रही है। बात की एक बात यह कि मास्क न लगाने पर किसी को रोकने टोकने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छी बात भी कई बार हम लोगों को बुरी लगती है, क्योंकि बोलने वाले का लहजा ठीक नहीं होता। और बताया गया कि बरेली में खराब बोली की वजह से ही गोली चल गई, क्योंकि बैंक के ग्राहक को गार्ड के बोलने का तरीका बुरा लगा और उसके जवाब से गार्ड को गुस्सा आ गया, जो पूर्व फौजी है और अब गलती से गोली चलने की दुहाई दे रहा है। राजस्थान बीजेपी में घमासान तेज होने की खबर है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि वसुंधरा गुट के करीब 1.5 दर्जन नेताओं के संगठन के रडार पर होने की चर्चा है और पता चला है कि उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस देने की तैयारी हो रही है। अटकलें हैं कि राज्य में वसुंधरा गुट और सतीश पुनिया गुट के बीच मनमुटाव बढ़ गया है। यही नहीं, वसुंधरा समर्थक विधायकों ने तो खुलकर अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। आज की तारीख में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने की क्षमता रखती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया रखती है। कोलकाता में फर्जी आईएएस अफसर बनकर लोगों को वैक्सीन लगवाने वाले देवांजन देव नाम के शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया। देवांजन पर आरोप है कि उसने कोरोना वैक्सीन के कई कैंप लगाए, जिनमें बहुत सारे लोगों को टीके के नाम पर न जाने क्या लगा दिया गया। फर्जी आईएएस बनकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले इस आरोपी के कैंप के कुछ वीडियो भी आए, जिनमें इलाके के जाने माने लोग ही नहीं, टीएमसी विधायक लवली मोइत्रा भी नजर आई। हैरानी की बात तो यह कि इसी हफ्ते सांसद मिमी चक्रवर्ती ने भी देवांजन देव की ओर से लगवाए गए कैंप में ही वैक्सीन लगवाई, लेकिन इस फर्जीवाड़े के बारे में पता चलते ही वो सामने आई और उन्होंने लोगों से सावधान रहने की अपील की। बी अवेयर जे आपनारा कोথায় যাচ্ছেন আর কোথা থেকে वैक्सीन নিচ্ছেন। आरोप है कि देवांजन देव नाम के इस आदमी ने आईएएस होने का आई कार्ड बनवाया था और खुद को कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जॉइंट सेक्रेटरी बताता था। यही नहीं, उसकी टीएमसी के मंत्रियों के साथ और कई सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेते हुए कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये मामला सामने आने के बाद कोलकाता नगर निगम भी उन वैक्सीन की जांच में जुट गया जिन्हें फर्जी आईएएस बने शख्स के कैंप में लगवाया गया था। राज्य सरकार থেকে বেসরকারি হাসপাতাল নার্সিংহোমগুলি এই তিনের মহাইরে কোনো চতুর্থ ব্যক্তি নেই যারা वैक्सीन নিতে পারেন। इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देवांजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पकड़े जाने के बाद पूछताछ के दौरान एक के बाद एक हैरान करने वाली कई बातें पता चली, जिनसे साफ जाहिर हो रहा था कि किस तरह से हजारों लोगों की जान को दांव पर लगा दिया गया। पता चला है कि देवांजन ने जो कैंप लगवाए उनमें लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, बल्कि लोगों को पानी में कोई पाउडर मिलाकर लगा दिया गया। यही नहीं, वैक्सीन की शीशी पर कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं लिखी। अब कोलकाता नगर निगम यह जांच कर रहा है कि जिन लोगों को यह नकली वैक्सीन लगी उनकी सेहत को कितना नुकसान हो सकता है। बात की एक बात यह कि टीएमसी की सांसद मिमी चक्रवर्ती को वैक्सीन लगवाने के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिला और उनका माथा ठनका, जिसकी वजह से देवांजन देव नाम के इस जालसाज का पर्दाफाश हुआ। और यह जानकर तो पश्चिम बंगाल सरकार के भी होश उड़ गए कि वो फर्जी वैक्सीनेशन कैंप में अब तक 2000 लोगों को नकली वैक्सीन लगवा चुका, जिसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है कि देवांजन देव का इरादा क्या था। प्रधानमंत्री से एक दिन पहले हुई लंबी बातचीत के बाद महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं होती तब तक वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने ये फैसला किया कि जब तक 370 और 35 से वापस नहीं मिल जाता है, महबूबा मुफ्ती इलेक्शन नहीं लड़ेगी। 17 जून को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में हुए ब्लास्ट मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए एनआईए ने इसकी जांच शुरू कर दी। अब तक 3 राज्यों की एटीएस इस मामले की पड़ताल में जुटी थी, जिसके बाद जांच की जिम्मेदारी मिलते ही एनआईए की एक टीम दरभंगा पहुंच गई,
जांच अधिकारियों ने सबसे पहले उस जगह का दौरा किया जहां 17 जून को पार्सल में धमाका हुआ था। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में हुए ब्लास्ट के मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम अभी यहां पर पहुंची है। इस बीच न्यूज 18 को घटना वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी, जिसमें धमाके से पहले स्टेशन पर आम दिनों की तरह चहलकदमी दिखाई दी। तभी वहां मौजूद लोग एक जोरदार धमाके की आवाज सुनकर खड़े हो गए। एक महिला जो अपने बच्चों के साथ जा रही थी वो भी अपनी जगह पर रुक गई। देखते ही देखते उस फुटओवर ब्रिज के पास कई लोग जुट गए जहां ये धमाका हुआ था। इसके थोड़ी ही देर बाद आरपीएफ की टीम भी वहां पहुंच गई। धमाके की वजह से पार्सल में रखे गए कपड़े जल चुके थे। वहीं इस घटना का एक चश्मदीद भी सामने आया जो रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला एक कर्मचारी है। बताया गया कि उसी ने इस पार्सल को ट्रेन से उतारकर प्लेटफॉर्म पर रखा था। सर हम लोग जैसे जा रहे थे माल लाने के लिए, तो उसी टाइम जैसे बर्स्ट किया, फिर हम लोग वहाँ से दौड़े। और इसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस ब्लास्ट के तार कई राज्यों से जुड़े हैं। उनमें एक तेलंगाना भी शामिल है, जहां के सिकंदराबाद से इस पार्सल को भेजा गया था। और इस मामले की जांच में जुटी एटीएस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बताया गया कि दरभंगा के लिए जो पार्सल भेजा गया वो 15 जून की रात को सिकंदराबाद से बुक किया गया था, जबकि उस रात वहां नाइट कर्फ्यू लागू था। इसके बावजूद पार्सल बुक करने वाले स्टेशन पहुंच गए। खबर है कि जिस आदमी ने सिकंदराबाद में पार्सल बुक किया था उसका नाम मोहम्मद सूफियान है, और जो दरभंगा में इस पार्सल को रिसीव करने वाला था उसका नाम भी मोहम्मद सूफियान ही है। इस बीच यूपी एटीएस ने भी इस मामले में शामली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि दरभंगा में जिस पार्सल में धमाका हुआ उसमें दिया गया मोबाइल नंबर शामली से गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में एक के नाम और पते पर खरीदा गया था। 100 बात की एक बात है, जिसके बाद यूपी एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। दोनों ही संदिग्ध दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में आरोपी हैं और उनसे कैराना थाने में पूछताछ की जा रही है। हालांकि गिरफ्तार किए गए इन संदिग्धों में एक के परिवार ने इन आरोपों से इनकार किया। ना तो मेरा ही कोई रिकॉर्ड गलत है और ना मेरे किसी बच्चे का रिकॉर्ड गलत है। खबर है कि इस पूरे मामले को विदेशी साजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 100 बात की एक बात यह कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जिस पार्सल में धमाका हुआ उसे तेलंगाना से भेजने वाले और दरभंगा में रिसीव करने वाले का नाम एक ही है, और पार्सल पर जो फोन नंबर लिखा था उसका सिम कार्ड यूपी के शामली में पकड़े गए संदिग्ध की पहचान पत्र पर खरीदा गया था, जिसकी वजह से जांच एजेंसियों को ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने का शक है, जिसके स्लीपर सेल यूपी, बिहार और तेलंगाना में है। जबरन धर्म परिवर्तन केस में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ में यूपी एटीएस को बड़ी जानकारी हाथ लगी और उमर के बैंक खातों में विदेशों से पैसों की लेन देन की जानकारी मिली। कुछ दिन पहले ही ईडी ने यूपी एटीएस से इस मामले से जुड़े दस्तावेज और जानकारी मांगी थी, जिसके बाद विदेशों से पैसों के लेन देन के सबूत मिलने पर ईडी ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। साथ ही हवाला के जरिए किन किन देशों से आरोपियों के खातों में पैसे डाले गए इसकी भी जांच ईडी ने तेज कर दी। फंड्स आ कहां से रहे थे, क्योंकि जब फंडिंग हम क्लियर करेंगे तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने फंड किया है उनकी मंशा स्पष्ट। राजस्थान के दौसा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक सड़क पर बने डिवाइडर को तोड़ता हुआ हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि ट्रक के ड्राइवर को झपकी आ गई, जिस वजह से वो सड़क पर मौजूद डिवाइडर को नहीं देख पाया और सीधा उससे ही टकरा गया। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में वो ट्रक आगे बढ़ता दिखाई दिया, लेकिन डिवाइडर के सामने आने के बाद भी उसने रास्ता नहीं बदला, वो सीधा डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रक की रफ्तार तेज थी और वो डिवाइडर को काफी दूर तक तोड़ता हुआ चला गया। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर घायल हो गया, जबकि ट्रक को भी काफी नुकसान पहुंचा। 100 बात की एक बात है कि आधी रात से सुबह 4-5 बजे के बीच हम लोगों को गहरी नींद आती है, और अगर उस दौरान गाड़ी चला रहे हों तो भी झपकी आने की आशंका बहुत ज्यादा होती है, जो देश में 40% हादसों की वजह बनती है, जिसे हम आप तो कोशिश करके बच सकते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवरों के पास विकल्प बहुत कम है, क्योंकि वो ज्यादातर रात में ही ट्रक चलाते हैं ताकि शहरों में दिन के समय नो एंट्री से बच सकें। मध्य प्रदेश के नीमच से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां सरपंच के अपहरण से नाराज समर्थकों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। 23 जून को वहां की एक पंचायत के सरपंच को सरेआम अगवा कर लिया गया था, जिससे उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। जवाब में दूसरी तरफ के लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया। देखते ही देखते वहां जोरदार हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले अगवा हुए सरपंच के समर्थकों ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। वहां से सामने आई तस्वीरों में गांव के बच्चे और बुजुर्ग भी लाठियां लेकर आगे बढ़ते दिखाई दिए।
इन सभी को पहले से खड़ी गाड़ियों और ट्रकों में लादा गया और फिर ये सभी लोग आरोपी के गांव की तरफ बढ़ने लगे। आरोपी के घर पहुंचते ही इन लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। जमकर पथराव भी किया गया। इस हंगामे में दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सौभाग्य की बात है कि इतने बवाल के बाद भी नीमच से अगवा सरपंच का पता नहीं चल पाया, जबकि पकड़े गए आरोपियों का दावा है कि उनका सरपंच के परिवार से एक शादी की वजह से विवाद चल रहा है और उसी दुश्मनी में आरोपियों ने अगवा किया, जिन्हें मारपीट के बाद छोड़ दिया गया था। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां नगर पालिका के बाहर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि टेंडर जारी करने के तरीके पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं में तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और नगर पालिका परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। ऐसा लगा कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करते दिखे, जबकि कुछ लोग लात घूंसे बरसाते दिखाई दिए। ये सिलसिला वहां काफी देर तक चलता रहा, क्योंकि जैसे जैसे इस मारपीट की खबर नगर पालिका के अंदर बैठे लोगों को मिली, वो अपने अपने नेताओं के समर्थन में हाथ साफ करने लगे। एक दूसरे को दौड़ा दौड़ाकर उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के पति के बीच टेंडर जारी करने के सवाल पर तीखी बहस हुई, जिसके बाद दोनों ने अपना आपा खो दिया। सौभाग्य की बात है कि नगर पालिका और पंचायतों में ठेके पर काम कराने पर सवाल उठाना और सियासत होना आम बात है, जहां ठेका देने में भेदभाव के आरोप भी लगते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर नगर पालिका अध्यक्ष के पति और विपक्षी पार्षद दल के नेता के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के समय जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगी। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि कोरोना की दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन संकट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी, दिल्ली सरकार ने उस जरूरत को 4 गुना बढ़ाकर बताया, जिससे देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई पर असर पड़ा। रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला करने में देर नहीं की और आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया और इस बात का नुकसान 12 ऐसे राज्यों को हुआ जिन्हें कोरोना की दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन की जरूरत थी। लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने इस बात को गलत बताया और इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिया, जिसमें ये सारे दावे किए गए। सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। वहीं इस विवाद पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया और लिखा कि जब लोग चुनावी रैली कर रहे थे, वो ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं और लोगों को ऑक्सीजन मिले इसके लिए गिड़गिड़ा रहे थे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वो 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़े हैं और उन लोगों को झूठा ना बोला जाए जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी के एक विधायक की मौजूदगी में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता खुद पर गंगा जल छिड़कने के बाद अपने अपने घर लौटे। बताया गया कि विधानसभा चुनाव से पहले ये लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और चुनाव के नतीजे आने के बाद डर के मारे अपने घर से भाग गए थे। और जब वो अपने घर लौटे तो अपने ऊपर गंगा जल छिड़कते दिखाई दिए। हावड़ा की डोमजुड़ विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक कल्याण घोष भी उनके साथ खड़े नजर आए। विधायक ने खुद ही उन लोगों के घरों के दरवाजे खोले। यही नहीं, इन लोगों ने चुनाव से पहले बीजेपी में जाने के फैसले को भी बड़ी भूल बताया। अपराध ठीक ना, আমরা বিজেপি করে ভুল করেছি, যার কারণে আমরা নিজেরাই ভয়ে বাড়ি ছাড়া ছিলাম। वहीं टीएमसी विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने इन लोगों को गुमराह कर अपनी पार्टी में शामिल कराया था। জনতা পার্টির যে লক্ষ্য ছিল সেই লক্ষ্য থেকে এরা বুঝতে পেরেছে। खबर है कि बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने कुछ दिनों पहले घर लौटने के लिए कल्याण घोष से संपर्क किया था। सौभाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा और पलायन का आरोप बीजेपी ने लगाया था और हावड़ा में टीएमसी में शामिल हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने माना कि वो डर के मारे घर से भाग गए, लेकिन उन्होंने टीएमसी में लौटकर अपने पलायन के लिए भी बीजेपी पर टीकरा फोड़ दिया। मध्य प्रदेश के गुना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक निजी बैंक के कर्मचारियों पर एक परिवार के साथ मारपीट का आरोप लगा। बताया गया कि परिवार के मुखिया ने बैंक से 3 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो समय पर किस्त नहीं जमा करा पाए, जिसके बाद बैंक के कर्मचारी उनके घर पर आ धमके और जमकर मारपीट की। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते नजर आए। वीडियो में कुछ लोग एक आदमी को जमकर पीटते नजर आए। मारपीट के दौरान वो आदमी सड़क पर गिर पड़ा। हंगामा होते देख कुछ लोग बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन हमलावरों के तेवर देख उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। परिवार की महिलाओं ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो उन्हें भी निशाना बनाया गया। अचानक हुए इस हमले से वो परिवार बुरी तरह सहम गया।
ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। जमकर मारपीट करने के बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। बाद में परिवार ने पुलिस में आरोपी बैंक कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सौभाग्य की बात यह कि बैंकों को अपने कर्ज की वसूली का अधिकार तो है, लेकिन बैंकों के रिकवरी एजेंट कर्जदारों को अगवा करने से लेकर उन्हें मारने पीटने से भी बाज नहीं आते। जबकि रिजर्व बैंक ने भी कर्ज की वसूली के नाम पर गुंडागर्दी को गलत माना और 14 साल पहले दिशा निर्देश भी जारी कर दिया कि रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी की सजा बैंक को मिलेगी। लेकिन छोटा मोटा कर्ज लेने वालों को कानून की जानकारी नहीं है और बैंकों के रिकवरी एजेंट कानून की परवाह नहीं करते। ओडिशा के चांदीपुर में 122 mm रॉकेट का पिनाका मल्टीबैरल 122 mm पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर से सफल परीक्षण किया गया। सेना की ताकत बढ़ाने वाले इस रॉकेट को जैसे ही लॉन्च किया गया, वो आसमान को चीरते हुए चंद सेकंड में आंखों के सामने से ओझल हो गया। ये रॉकेट 45 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकता है। बताया गया कि इस टेस्ट फायर के पीछे जो लक्ष्य रखे गए थे लॉन्च के दौरान वो सभी पूरे हुए। खास बात यह कि रॉकेट लॉन्चर पूरी तरह स्वदेशी है, जिसे रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने बनाया।